हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएल। हम प्रोबेबिलिटी का लेक्चर पढ़ रहे थे, तो एक छोटा सा सेशन प्रोबेबिलिटी का हमारा पेंडिंग था, तो उसके लिए आज का ये लेक्चर है। स्टूडेंट्स, हमने प्रोबेबिलिटी पे टोटल 3 लेक्चर लगाए, जिसपे हमने ये सारी टाइप्स को वर्कआउट किया। आज हम वर्कआउट करने वाले हैं केसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी जहां पे प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, लाइक ये वाले वो केसेस जहां पे प्रोबेबिलिटी गिवन होती है। तो एक छोटा सा सेशन है जिसमें एक टाइप हमारी पेंडिंग रह गई थी, वो कवर अप करते हैं। और हाँ, कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि एटलीस्ट एट मोस्ट के क्वेश्चंस एक बार रिपीट कर देना, तो मैं आज एक बार और दोबारा से अच्छे से कवर अप कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चंस को जहां पे प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, राइट। तो हमारे 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और ये 4th लेक्चर है जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का। तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी गिवन है, राइट। केसेस व्हेन प्रोबेबिलिटी इज गिवन, राइट। तो स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़िए पहले। A speaks truth in 75% of the cases. B speaks truth in 80% of the cases. परसेंटेज यानी प्रोबेबिलिटी एक ही बात होती है, राइट। हम कई बार बोलते हैं 50% चांस है कि पास हो जाएगा, 1/2 चांस है कि पास हो जाएगा, एक ही बात होती है। तो आपको ट्रुथ की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। उसके बाद पूछा क्या है, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस दे आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर नरेटिंग द सेम इंसिडेंट। देखो बच्चों, ऐसा है कि पूछा तो कल को कुछ भी हो सकता है, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में लेके जाऊंगा और इसमें कई क्वेश्चन क्रिएट करूंगा, तो थोड़ा ध्यान से समझेगा। परसेंटेज गिवन है या प्रोबेबिलिटी गिवन है, एक ही बात है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ए के ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। 75% केसेस में ए जो है वो सच बोलता है, राइट। 75% को जब आप सॉल्व करोगे तो 75/100 काट कर कितना आएगा, 3/4। उसको आप काटोगे, वो काट कर कितना आएगा, 3/4। तो ए 75% केसेस में सच बोलता है, मतलब 4 में से 3 केसेस में सच बोलता है। उसी तरह से बी की बात करें तो बी जो है वो 80% केसेस में सच बोलता है, राइट। 80% को जब हम सॉल्व करेंगे तो काट कर कितना आएगा हमारे पास, 4/5। काट कर कितना आएगा हमारे पास, 4/5। तो हमें ए के सच बोलने की और बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी गिवन है। वो परसेंटेज में गिवन थी, हमने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, राइट। ध्यान दीजिएगा। तो ए की प्रोबेबिलिटी हुई, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ए की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 3/4 और बी की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 4/5 अकॉर्डिंग टू 80%, ठीक है। अब ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी अगर 3/4 है तो ए के झूठ बोलने की कितनी होगी, राइट। तो 4 में से 3 केसेस में ए अगर सच बोलता है तो ए झूठ कितने केसेस में बोलता होगा, 4 में से 1 केस। तो ये ए के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी होगी। उसी तरह से बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी अगर 4/5 है तो बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/5, ठीक है, 1/5, राइट। बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/5। तो ये हमें गिवन था। अब हमें क्या सोचना है, हमें थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना है, ठीक है। ये तो हमें गिवन है, उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, हमें थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना है। मान लो एक इंसिडेंट के बारे में 2 लोगों से पूछूं, मान लो 2 पर्सन्स हैं, कुछ भी नाम रख लो, एक अमित है और एक राहुल है, राइट। 2 पर्सन्स हैं, मैंने एक इंसिडेंट के बारे में पूछा, राइट। कोई भी एक चीज पूछी कि वो कहाँ गया था या वो आया क्यों नहीं, या कुछ भी पूछा, राइट। कोई भी एक इंसिडेंट के बारे में पूछा, तो क्या होगा, 2 पर्सन्स हैं, एक ए और एक बी, उनसे कुछ पूछा, तो क्या क्या हो सकता है। देखो बच्चों, 4 चीजें हो सकती हैं, ठीक है। मैं बिलीव नहीं करता कि पूछा गया, मैं इस पे बिलीव करता हूं कि जो भी पूछा वो क्या क्या हो सकता है, क्योंकि कल को प्रोबेबिलिटी में कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हमें हर एंगल से कवर अप करना है, राइट। तो अगर मैं 2 लोगों से एक इंसिडेंट में के बारे में पूछूं तो क्या क्या हो सकता है, सुनिए। पहला, ए भी सच बोल दे एंड बी भी सच बोल दे, दोनों के दोनों सच बोल दे, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, ए भी झूठ बोल दे एंड बी भी झूठ बोल दे, दोनों के दोनों झूठे निकले, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, ए सच बोल दे एंड बी झूठ बोल दे, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है,
ए झूठ बोल दे एंड बी सच बोल दे, ये भी हो सकता है। तो अगर एक इंसिडेंट के बारे में 4 लोगों से पूछा जाए तो 2 लोगों से पूछा जाए तो टोटल 4 कैटेगरीज हो सकती हैं, राइट। दोनों के दोनों सच्चे हो, दोनों के दोनों झूठे हो, पहला सच्चा हो एंड दूसरा झूठा हो, पहला झूठा हो एंड दूसरा सच्चा हो, क्योंकि एक इंसिडेंट के बारे में 2 लोगों से पूछा। तो अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4, बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5, तो ये आ जाएगा 12/20। मैंने जानबूझकर नहीं काटा, आपको कुछ दिखाना है, ठीक है। ये आ जाएगा 12/20। दूसरा केस, ए के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4 एंड बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/5, तो ये कितना आ जाएगा 1/20। देन ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 एंड बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/5। तीसरा केस। चौथा केस, ए के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4, बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5। मैंने काटा क्यों नहीं, आपको कुछ दिखाना है बच्चों। 20 में से 12 और 1 13 और 3 16 और 4 20, 20/20 मतलब 1, मतलब सारे के सारे केसेस आ गए। तो ये 4 चीजें हो सकती है। अब आएंगे क्वेश्चंस पे। अगर आपसे पूछता क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के दोनों सच्चे हो, दोनों के दोनों सच्चे हो, तो आंसर क्या होता? 12/20। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के दोनों झूठे हो, तो आंसर क्या होता? 1/20। लेकिन पूछा क्या? इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस दे आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर नरेटिंग द सेम इंसिडेंट। मतलब एक ही चीज के बारे में पूछा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है ए सच्चा हो एंड बी झूठा हो, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। या बी सच्चा हो एंड ए झूठा हो, तो वो भी कॉन्ट्राडिक्शन होती है। तो आंसर आएगा 3/20, 4/20। कितना हुआ? 7/20। तो 20 में से 4 और 20 में से 3, तो आंसर आएगा कि 20 में से 7 केसेस हैं कि वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। उसने कल को परसेंटेज पूछी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 35% आ जाएगा। तो ये हमारा वो क्वेश्चन है जहां पे प्रोबेबिलिटी गिवन थी। मैंने सारा ही एक्सप्लेन कर दिया। कल को बदल देगा क्वेश्चन, कुछ भी पूछ सकता है। तो अब इसके बाद कुछ भी पूछे, मैंने तो सारे केसेस लिख दिए। याद है ना, मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में बताया था प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट केसेस। जब तक आपको केसेस की नॉलेज नहीं है, आप क्वेश्चंस को डील नहीं कर सकते। मैं एक बार रिपीट करूंगा इस क्वेश्चन को उस हिसाब से जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले हमें गिवन था कि ए 75% केसेस में सच बोलता है। 75% मतलब 3/4, ठीक है। तो झूठ कितने केसेस में बोलता होगा? 1/4। उसी तरह से ये ए का था। बी जो है 80% केसेस में सच बोलता है, तो 4/5। तो झूठ कितने केसेस में बोलता होगा? 1/5। कि 5 में से 4 केसेस में सच बोल रहा है, तो 5 में से 1 केस में झूठ होगा ना। अब पूछा गया था कि कितने % चांसेस हैं कि वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है ए सच्चा हो एंड बी झूठा हो, तो उसको कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। ए सच्चा हो एंड बी झूठा हो, राइट, साथ में। या दूसरा केस, बी सच्चा हो एंड ए झूठा हो, तो उसको भी कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। तो 2 केसेस हैं, तो इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। ए सच्चा हो तो 3/4, बी झूठा हो तो 1/5। तो 3/4 इंटू 1/5, उधर बी सच्चा हो तो 4/5, ए झूठा हो तो 1/4। तो ये आ जाएगा आपके पास 3/20, मैंने काटा नहीं जानबूझकर, प्लस 4/20 यानी 7/20। परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए बोला उसने, गुना 100 कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 35%। तो बच्चों ये वो क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए थे, जहां पे प्रोबेबिलिटी गिवन थी। आपको नॉर्मल एप्टीट्यूड की बुक्स पे मिल जाएंगे। पंजाब के पेपर्स की तैयारी करते हो, जो भी बुक्स लेते हो एप्टीट्यूड की मार्केट से, उनमें क्वेश्चंस पक्का मिलेंगे आपको, राइट। ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं सो दैट कंसेप्ट थोड़ा और अच्छा क्लियर हो। पढ़िए, सॉल्व करिए इसको। अ मैन एंड हिज वाइफ appear in an interview for 2 vacancies in the same post। एक मैन और इसके वाइफ अपीयर हुए हैं एक इंटरव्यू के लिए, पोस्ट सेम है, वैकेंसीज 2 हैं।
कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7, कि हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है और वाइफ के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5। तो पूछा क्या है जरा देखते हैं। पूछा तो ये है भाई कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, ये पूछा है कि दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो जाए। तो अब इसको थोड़ा और बेटर करते हैं, हम ना क्वेश्चन पे नहीं जाते, हम डिटेल पे जाते हैं, बाद में देख लेंगे कि क्या पूछा है, ठीक है। हम कंप्लीट डिटेल पे जाते हैं। तो वैसे ही स्टार्ट करते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो सबसे पहले मैन यानी हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/7। तो ना होने की हुई, देखो 7 में से एक चांस है कि हस्बैंड हो जाएगा, तो 7 में से बचे कितने 6 कि हस्बैंड नहीं होगा। वाइफ के ये 6/7 पता कैसे आता है, 7 में से एक चांस है तो बचे कितने 6, या 1 में से माइनस कर लो, ठीक है। उसी तरह से वाइफ के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/5, तो वाइफ के ना होने की क्या होगी 4/5। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन पे, हस्बैंड एंड वाइफ एक गए पेपर के लिए, ठीक है, सॉरी इंटरव्यू के लिए, पोस्टें 2 थी। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है हमें ये सोचना है। ये भी हो सकता है हस्बैंड भी लग जाए एंड वाइफ भी लग जाए, दोनों के दोनों सिलेक्ट हो जाए। तो हस्बैंड के लगने की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, वाइफ के लगने की भी गिवन है। तो ये कितना आ जाएगा 1/35, है ना, 1/35। ये भी हो सकता है हस्बैंड भी ना हो वाइफ भी ना हो, है ना, तो घर ही नहीं चलेगा ऐसे तो, राइट। तो 6/7 इंटू 4/5, अब दोनों की जॉब नहीं लगेगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये प्रोबेबिलिटी है, हस्बैंड भी ना हो वाइफ भी ना हो। और क्या क्या हो सकता है, हस्बैंड हो जाए वाइफ ना हो, ये भी हो सकता है ना, हस्बैंड हो जाए वाइफ ना हो, तो ये तो झगड़ा हो जाएगा, राइट। वाइफ का होना तो बहुत जरूरी है। 1/7 4/5, तो 4/35। और ये भी हो सकता है कि हस्बैंड ना हो वाइफ हो जाए, ठीक है। तो हस्बैंड ना हो तो 6/7, वाइफ हो जाए तो 1/5। तो मैंने काटा क्यों नहीं, आपको कुछ दिखाना है। 35 में से 1 और 24, 25, 4 29 और 6 35, 35/35 मतलब 1, मतलब सारे के सारे केसेस ले लिए। अब सुनिए क्या क्या पूछ सकता है आपसे। ये भी पूछ सकता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के दोनों लग जाएं, तो 1/35। आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के दोनों ही ना लगे, 24/35। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ओनली हस्बैंड हो जाए, ओनली हस्बैंड हो जाए, 4/35। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ओनली वाइफ हो जाए, 6/35। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, तो 4/35 प्लस 6/35। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10/35। 10/35 को काटोगे 5 के टेबल पे तो आंसर आएगा 2/7। क्लियर है। ये वो केसेस है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन होती है, आपको सिर्फ सॉर्ट आउट करना होता है। तो पेपर में इतना बड़ा करना नहीं है, ये आपको गिवन था। आपसे पूछा क्या प्रोबेबिलिटी है कि ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, तो आपने सीधा बोलना है हस्बैंड हो जाए एंड वाइफ ना हो। आपने सीधा बोलना है हस्बैंड हो जाए एंड वाइफ ना हो, राइट। हस्बैंड हो जाए एंड वाइफ ना हो तो ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड है। देखो हस्बैंड हो जाए तो ओनली वन नहीं है, हस्बैंड हो जाए एंड वाइफ ना हो, राइट, तो मैं बोल सकता हूं ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड है। या वाइफ हो जाए एंड हस्बैंड ना हो तो भी ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड है। आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर, राइट। चलिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन देता हूं, सोच समझ कर आंसर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, राइट, वर्कआउट करिएगा। ये दोनों आपको बुक में मिल जाएंगे, ये शायद आपको ना मिले, मैं बट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम इज 2/3 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी कैन सॉल्व द सेम प्रॉब्लम इज 3/4। ये छोटा लिखा हुआ है काफी, 3/4 है, 3/4। If both of them attempt the same problem, then what is the probability that the problem will be solved? ये क्वेश्चन है।
जैसे क्वेश्चन दिया आपको अभी है ना, मान लो दो बच्चे हैं सामने, मेरे सामने बैठे हैं मान लो, राइट। तो मैंने दो बच्चों को एक क्वेश्चन दिया, जैसे ये सामने क्वेश्चन दिया, ये भी हो सकता है दोनों कर दे, ये भी हो सकता है दोनों ही ना करे, ये भी हो सकता है पहला कर दे दूसरा ना करे, ये भी हो सकता है दूसरा कर दे पहला ना करे, है ना। आंसर दीजिए प्लीज, दे रहा हूँ 60 सेकेंड, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आराम से। आंसर देते रहिए बच्चों। आंसर देते रहिए। देखो अब हम समझाते हैं, जिन्होंने आंसर्स दिए होंगे चेक कर लेंगे हम, राइट। ध्यान दीजिए, कहता ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, मतलब 3 में से 2 चांस हैं कि ये कर देगा, प्रोबेबिलिटी है, संभावना, तो 3 में से 1 चांस है कि नहीं करेगा। बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, मतलब 4 में से 3 चांस है कि कर देगा, तो बचे कितने, 4 में से 1, ये तो हमें गिवन है। अब हमें सोचना है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया दो बच्चों को, है ना, जैसे अभी ये क्वेश्चन ही था, समझ लो दो बच्चे हो, आप कर रहे हो घर बैठे, है ना, राइट। तो ये भी हो सकता है दोनों के दोनों कर दे, राइट। ये भी हो सकता है दोनों के दोनों से ना हो, ये भी हो सकता है पहले से हो जाए दूसरे से ना हो, ये भी हो सकता है पहले से ना हो दूसरे से हो जाए, और कुछ हो सकता है नहीं। तो सॉल्व करते हैं इसको, राइट। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था, बाद में बताता हूँ। 2/3 × 3/4, मैंने जानबूझकर नहीं काटा, 6/12, ठीक है। 1/3 × 1/4, 1/12, 2/3 × 1/4, 2/12, ठीक है। और 3/4 × 1/3, 3/12। तो जरा चेक कर लीजिए, मैं तो सारे केसेस लिख देता हूँ सामने, तो इनको ऐड करोगे 6, 7, 9, 12/12 यानी 1। अब सुनिए क्या क्या पूछ सकता है। अगर आपसे पूछे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के दोनों सॉल्व करें, तो आपका आंसर होगा 6/12। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के दोनों ना करें, आपका आंसर होगा 1/12। क्या प्रोबेबिलिटी कि कल्ला ए कर दे, ओनली ए कर दे, ओनली ए, 2/12। क्या प्रोबेबिलिटी कि ओनली बी कर दे, 3/12, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी कि ओनली एक करे, ओनली वन ऑफ देम, तो 3/12 और 2/12 कितना हुआ, 5/12। कई बच्चे ये भी टिक करे होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया था, सुनिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। सुनिए ध्यान से, अगर दोनों के दोनों कर दे, अगर दोनों के दोनों कर दे, ठीक है, अगर दोनों के दोनों कर दे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बिल्कुल होगी। अगर कल्ला ए कर दे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अगर कल्ला बी कर दे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो 6/12, 2/12, 3/12, इसका आंसर है 11/12। इसका आंसर है 11/12, क्योंकि अगर दोनों करेंगे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ओनली ए कर देगा तो भी सॉल्व हो जाएगी, ओनली बी कर देगा तो भी सॉल्व हो जाएगी। तो सिर्फ ये वाला केस कंसीडर नहीं करना था। आप ये भी कह सकते थे कि दोनों से ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/12। उसके अलावा वही केसेस बचेंगे जहां पे कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि 1/12 को 1 में से माइनस करूंगा तो वही केसेस बचेंगे जहां पे क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही होगा, क्योंकि 1/12 किसकी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के दोनों से नहीं होगा, तो दोनों के दोनों से नहीं होगा तो 1 में से हम माइनस कर देंगे। क्लियर एवरीवन, राइट। थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था ना। तो आप ऐसे भी ले सकते हो, दोनों से हो जाए, ओनली ए से हो जाए, ओनली बी से हो जाए, क्योंकि ये तीनों केसेस में
कोई ना कोई तो सॉल्व कर रहा है ना। मुझे तो बेसिकली उसने क्वेश्चन में यही पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बच्चों ये वो क्वेश्चंस हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी गिवन होती है। इसमें ना एक और टाइप भी आती है, ठीक है। वो टाइप में ना सारा खेल वर्डिंग का होता है। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा परसेंटेज से लिंक भी है कंसेप्ट, बट मैं ट्राई अपना जरूर करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आए। तो वो कौन से क्वेश्चन होते हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, थोड़ा समझना है आपने, ठीक है। आंसर तो चलो हम निकाल देंगे, बट थोड़ा समझना है, अंडरस्टैंड करना है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि ये सेट्स का चैप्टर है बेसिकली, वेन डायग्राम, राइट। हम परसेंटेज में पढ़ाते होते हैं वेन डायग्राम, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझ आए, ठीक है। बट आपको एक एक वर्डिंग को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। एक एक वर्डिंग को ध्यान से पढ़ना है। चलिए, इन अ क्लास, परसेंटेज गिवन है मतलब प्रोबेबिलिटी गिवन है। इन अ क्लास 30% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफर्ड इंग्लिश, ठीक है। एक क्लास में 30% बच्चों ने इंग्लिश ली है। अभी यहां तक काले नहीं पढ़ना, मतलब जल्दी नहीं करनी है, राइट, ठीक है, ठीक है, जल्दी नहीं करनी है, ध्यान देना। 30% बच्चों ने इंग्लिश ली हुई है, ऑफर्ड इंग्लिश। इसमें दो कैटेगरी के लोग होंगे। इसमें ओनली, किसी ने अकेली इंग्लिश ली हुई है, ओनली इंग्लिश ली हुई है, वो भी होगा। किसी ने इंग्लिश के साथ आगे हिंदी भी है, दोनों लिए हुए हैं, तो भी तो उसने इंग्लिश ली हुई है ना। किसी बच्चे को इंग्लिश बोलनी आती है, सिर्फ इंग्लिश बोलनी आती है तो उसको इंग्लिश बोलनी आती है, किसी को दोनों बोलनी आती है तो इसको इंग्लिश तो बोलनी आती है ना। तो इसमें दो कैटेगरी के लोग होंगे, क्योंकि उसने ओनली इंग्लिश नहीं लिखा, उसने सिंपली लिखा ऑफर्ड इंग्लिश। अगर वो लिखता ऑफर्ड ओनली इंग्लिश तो बात अलग होती, ठीक है। आगे चलते, 20% ऑफर्ड हिंदी। वेन डायग्राम बना रहा हूं ताकि समझ अच्छा आए। 20% ऑफर्ड हिंदी, क्या उसने लिखा 20% ऑफर्ड ओनली हिंदी? नहीं, उसने ये लिखा 20% ऑफर्ड हिंदी, 20% ऑफर्ड हिंदी, ठीक है। देखे चलिए, राइट। तो उसके बाद उसने लिखा 10% ऑफर्ड बोथ। बच्चों ये जो वेन डायग्राम होती है ना, ये ओनली वाला केस होता है, ये भी ओनली वाला होता है, और ये बोथ वाला होता है। तो 10% ऑफर्ड बोथ, ठीक है। वेन डायग्राम के बिना भी सोच सकते हो, मैं आपको बता दूंगा बाद में, पर वेन डायग्राम से थोड़ी सी समझ बेटर हो जाती है, ठीक है। ये आपको डाटा गिवन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, ये पूरा 30 है, ये पूरा है ना, ये पूरा 30 है। अगर ये 10 है तो ये कितना होगा? 20% होगा, राइट। इसी तरह से ये पूरा 20 है, अगर ये 10 है तो ये कितना होगा? 10 होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है वो बाद में देखेंगे, पहले हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे सारी कैटेगरीज को। तो अब मैं साइड पे आपको लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ अच्छा है। 20% ऑफर्ड ओनली इंग्लिश, 10% ये वाले ऑफर्ड ओनली हिंदी, ठीक है। एंड 10% ये वाले ऑफर्ड बोथ। 20% ने सिर्फ इंग्लिश लिया, 10% ने सिर्फ हिंदी लिया, 10% ने दोनों लिए। ये आप बिना वेन डायग्राम के भी क्लियर कर सकते हो, दिमाग लगाओ। देखो 30% हैं जो इंग्लिश लेते हैं, इनमें दो कैटेगरी होंगी, कल्ली इंग्लिश वाला भी होगा, ओनली इंग्लिश वाला भी होगा, दोनों वाला भी होगा। अगर दोनों वाले 10 हैं तो कल्ली इंग्लिश वाले कितने होंगे? 20%, राइट। उसी तरह से 20% हिंदी लेते हैं, उसने ये तो नहीं कहा 20% ओनली हिंदी लेते हैं, 20% हिंदी लेते हैं। इसमें भी तो दो कैटेगरी होंगी, या तो ओनली हिंदी होगा या बोथ होगा। अगर बोथ वाला 10 है तो ओनली हिंदी वाला कितना होगा? 10 होगा। ये तो बेसिक था, राइट। तो 20% ओनली इंग्लिश लेते हैं, 10% ओनली हिंदी लेते हैं, 10% बोथ लेते हैं। टोटल बच्चा कितने परसेंट होता है? टोटल बच्चा कितने परसेंट होता है? टोटल बच्चा होता है 100%। तो 20, 10 और 10 40, मतलब 60% ऐसा बच्चा होगा जो ना हिंदी लेता होगा ना इंग्लिश लेता होगा। मैंने लिख दिया, जरूरत ही नहीं, पर कल को पूछ सकता है पेपर में। कल को जरूरी थोड़ी है कि एक ही क्वेश्चन बन के आएगा, पूछ सकता है। तो मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, राइट, ताकि ये 100% हो गया, राइट। 60% ने नहीं ली होगी फिर, राइट, क्योंकि 20% ओनली इंग्लिश है, 10 ये पूरा 30 है, बोथ वाला 10 है, ये बोथ वाला होता है ना, राइट। तो ये डेफिनेटली ओनली इंग्लिश वाला 20 ही होगा। ये पूरा 20 है, ओनली वाला 10 है तो ओनली हिंदी, बोथ वाला 10 है तो ओनली हिंदी वाला 10 ही होगा। तो 20% ओनली इंग्लिश, 10% ओनली हिंदी, 10% बोथ, तो
40% हुआ ना ये तो 60% ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं लिया होगा। अब आते हैं मुद्दे पे, पूछ क्या कह सकते हैं आपसे, सुनिए। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ इंग्लिश लेते हैं, तो आप बोलोगे 20%, क्योंकि उसने ये नहीं बोला इंग्लिश लेते हैं, वो तो गिवन है, उसने ये बोला सिर्फ इंग्लिश लेते हैं, ओनली इंग्लिश। कितने परसेंट ऐसे जो ओनली हिंदी लेते हैं? 10%। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ओनली वन सब्जेक्ट लेते हैं? ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट। अगर वो मेंशन कर दे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज ऑफर्ड ओनली वन सब्जेक्ट, तो आंसर कितना होगा? 30%। और अगर ये कर दे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज ऑफर्ड इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, लेकिन साथ में लिखा हो बट नॉट बोथ, बट नॉट बोथ, तो भी आपका आंसर कितना होगा? 30%। लेकिन जो चीज सीखनी है यहां पे वो है एक्चुअल में इंग्लिश सीखनी है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चे क्या प्रेडिक्ट करते हैं और एक्चुअल में क्या है वो बताना चाहूंगा। उसने पूछा क्या, देखो सॉर्ट आउट तो हमने कर दिया। उसने पूछा क्या, सुनिए। अच्छा, हमसे ये भी पूछ सकता था कि कितने परसेंट ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं लेते हैं, तो 60% आंसर होता। ठीक है, जब आप बुक में जाओगे ना, किसी भी बुक में जाओगे, पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं लूंगा, बट जो भी पंजाब वाले लेते हैं बुक्स, ये ना जो टाइप है ये आपको परसेंटेज में मिलेगी। अभी मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ तो परसेंटेज में 1 घंटे का काम है कम से कम, राइट, अगर आपको डिटेल में पढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें सेट्स भी है और काफ़ी तरह के क्वेश्चंस हैं। अभी मैं सिर्फ आपको इस क्वेश्चन के थ्रू लिंकअप कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको समझ आ जाए कि ये कैटेगरी क्या है। ठीक है, बाकी ये परसेंटेज में भी करी जा सकती है, राइट। परसेंटेज में इसको आपके ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी में आपको एक आधा क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का, राइट। तो आपको ये क्वेश्चन जो मैं बताना चाह रहा हूँ अभी सुनना ध्यान से। सबसे पहले हमें गिवन था कि 30% इंग्लिश लेते हैं, 20% हिंदी लेते हैं, 10% दोनों लेते हैं। मैंने सॉर्ट आउट कर लिया। ठीक है, तो ये 20, 10 और 10 40 और बचा कितना? 60 जो नहीं ले रहे होंगे। कल को ये पूछे कि ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जो कुछ भी नहीं लेते हैं, तो आंसर 60 होगा, हम कर देंगे सॉल्व। लेकिन मुद्दा पता क्या है? मुद्दा इस क्वेश्चन के मोस्टली बच्चे मार कहाँ खाएंगे वो बता रहा हूँ। द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज ऑफर्ड इंग्लिश और हिंदी, राइट। ऑफलाइन क्लास होती है तो हम खड़ा कर लेते हैं बच्चों को, भाई बता इसका मतलब क्या है ना, पूछते हैं। उसी तरह से मैं भी आपसे पूछूंगा, ठीक है, ऑफलाइन की तरह ही ट्रीट करो। ऑप्शन में बताओ कि इंग्लिश और हिंदी का मतलब क्या है, कमेंट में बताओ, राइट। इंग्लिश और हिंदी का जो मतलब है ना, लोग पता क्या लेते हैं? लोग ये लेते हैं कि या तो सिर्फ इंग्लिश या सिर्फ हिंदी। जो सिर्फ वर्ड है ना, ओनली वर्ड अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं ना। क्लास में कितने परसेंट बच्चों के पास इंग्लिश या हिंदी है, उसमें ये भी कंसीडर होगा, ये भी कंसीडर होगा एंड ये भी कंसीडर होगा। आंसर इसका 40% है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा बाद में अपने आप। आंसर इसका 40% है। बस ये ध्यान में रखना है। देखो इमेजिन करो मैं एक टीचर हूँ, राइट, मैं तो टीचर ही हूँ, सॉरी। इमेजिन करो आप मेरे पास क्लास में बैठे हो भी सामने, राइट। मैं कुछ लोग हिंदी बोलना जानते हैं, मान लो बोलने की बात हो रही है। कुछ लोग क्लास में इंग्लिश बोलना चाहते हैं, राइट, और कुछ लोग दोनों बोलना चाहते हैं। अगर मैं बोलूं वो वाले बच्चे खड़े हो जाओ जिनको इंग्लिश या हिंदी आती है, तो जिसको दोनों आती है वो खड़ा होगा नहीं होगा? वो डेफिनेटली खड़ा होगा। समझ रहे हो बात को? तो इंग्लिश और हिंदी में बोथ वाला भी लेना है, राइट। वो वाले बच्चे खड़े हो जाओ जिनको इंग्लिश या हिंदी बोलनी आती है। मैंने बोला यही, इंग्लिश या हिंदी बोलनी आती है, इंग्लिश या हिंदी बोलनी आती है। तो कल्ली इंग्लिश वाला भी खड़ा हो जाएगा, कल्ली हिंदी वाला भी खड़ा हो जाएगा, दोनों वाला भी खड़ा हो जाएगा, बोलेगा मुझे भी तो इंग्लिश या हिंदी आती है, राइट, राइट। तो आंसर में बोथ वाला कंसीडर होना है। कब नहीं होना, कब नहीं होना? सुनो, अगर वो कहता वो वाले बच्चे खड़े हो जाओ जिनको सिर्फ इंग्लिश आती है या सिर्फ हिंदी आती है या सिर्फ एक लैंग्वेज आती है, तब एक वाला खड़ा होगा, तब दो वाला खड़ा होगा, तो उसको बोलेंगे हमने बोला था ओनली वन लैंग्वेज, तू तो दोनों वाला है, तू बैठ जा, राइट, तू नहीं कंसीडर होगा। या वो वाले बच्चे खड़े हो जिनको इंग्लिश या हिंदी आती है, ये आपने स्टेटमेंट में भी कभी किताबों में पढ़ी हो, इंग्लिश और हिंदी बट नोट बोथ पक्का लिखा होता है साथ में, बट नोट बोथ लिखा होता तो वो आंसर 30% होता, लेकिन इसका आंसर 40% होगा। 40% को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 2/5। कितना आ जाएगा? 2/5। तो आंसर कितना होगा इसका? 2/5। क्लियर, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको जनरल बुक्स में मिलेगा जब प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे। तो मैंने सोचा ये भी वही क्वेश्चन है जिसमें प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, तो आपको समझा दिया जाए। अब आपको एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन करवाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे ट्राई करवाना चाहूंगा। बस एक आधा और है, चैप्टर हमारा खत्म है ऑलमोस्ट, राइट। आंसर प्लीज, आंसर प्लीज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसकी जो वर्डिंग है ना, मैंने बड़े आराम से उठाई है, ठीक है।
सोच समझ के, राइट, सोच समझ के। आपको एक तो नॉर्मल क्वेश्चंस मिलते हैं जो सब्जेक्ट लिए होते हैं, राइट, जैसे पिछला क्वेश्चन था इंग्लिश वाला या हिंदी वाला, और एक और कैटेगरी मिलती है जिसमें पास फेल के क्वेश्चंस होते हैं, ये वही कैटेगरी है, ठीक है। आंसर प्लीज इन द कमेंट सेक्शन। और 50% बच्चे आंसर गलत देंगे, वो भी प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ आपको मैं, शायद ज़्यादा हो सकते हैं। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, मैं तब तक लिखता हूँ, आप ट्राई कीजिए। वन में से माइनस कर दिया, ठीक है। चलिए, कईयों का आंसर 0.38 आया होगा, कईयों का आंसर 0.44 आया होगा, किसी का हो सकता है 0.5 भी आया हो। पॉइंट्स में है तो पॉइंट्स में ही रखिएगा, फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में ही रखिएगा। ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, ठीक है। 0.2 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20% होता है, ठीक है। तो पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, राइट, उल्टा लिख दिया मैंने ना, एरो मैं उल्टी लगाता हूँ, एक बार ध्यान देना, 1 मिनट बच्चों बस। ए के जिसके ऊपर ऐसे लगा हुआ है वो फेल है, ठीक है। ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, तो ए के पास होने की कितनी होगी, 0.8 होगी, 1 में से माइनस कर देंगे, राइट। बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3, तो बी के पास होने की कितनी होगी, 0.7 होगी, है ना, 0.7 होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, पहले तो ना निकालना क्या है वो तो बहुत बाद का टास्क है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में अगर आप निकालने के चक्कर में सीधा पड़ जाओगे ना तो आंसर गलत हो जाएंगे, ठीक है। आप कंसेप्ट को डीप नहीं समझ पाओगे। आप ये सोचो क्या क्या हो सकता है। इमेजिन 2 लोग हैं, ए और बी, मैंने एक पेपर ले लिया। रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं, 4 तरह से रिजल्ट्स आ सकते हैं। कैसे, ए बी पास हो जाए एंड बी भी पास हो जाए, दोनों के दोनों पास हो जाए, ठीक है। दोनों के दोनों क्या हो जाए, पास हो जाए। ए भी पास हो जाए एंड बी भी पास हो जाए। तो ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है कितनी, 0.8। बी के पास होने की प्रोबेबिलिटी भी हमें गिवन है कितनी, 0.7। तो ये कितनी आ जाएगी मेरे पास, 0.56, ठीक है, 0.56। ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0.56, ठीक है। ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0.56। चलिए, इसी तरह से ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों फेल हो जाएं। अरे रिजल्ट में ये भी तो हो सकता है दोनों फेल हो जाएं, ये आपको सोचना होता है। तो ए के फेल होने की 0.2 और बी के फेल होने की 0.3, तो ये आ जाएगी 0.06। 2 सब्जेक्ट का पेपर लिया, 2 बच्चों, सॉरी 1 सब्जेक्ट का पेपर लिया 2 बच्चों से, तो क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों पास हो जाएंगे या दोनों फेल हो जाएंगे, या ये भी हो सकता है कि पहला पास हो जाए एंड दूसरा फेल हो जाए। पहला पास हो जाए तो 0.8 एंड दूसरा फेल हो जाए तो 0.3, तो ये कितनी आएगी, 0.24। या ये भी हो सकता है कि पहला फेल हो जाए एंड दूसरा पास हो जाए, ठीक है। पहला फेल हो जाए तो 0.2 एंड दूसरा पास हो जाए तो 0.8 ना 0.7, तो ये कितनी आ जाएगी, 0.14। आप इन चारों को ऐड करके देख लो, 1 बन जाएगा। सारे के सारे केसेस आ गए।
ये तो मैंने सॉर्ट आउट कर दिया ताकि आपकी नॉलेज तो बन जाए कि अगर एक सब्जेक्ट का पेपर हो 2 लोगों पे तो 4 तरह के रिजल्ट्स होते हैं, दोनों के दोनों पास हो जाए, दोनों के दोनों फेल हो जाए, पहला फेल हो जाए, पहला पास हो जाए, दूसरा फेल हो जाए, या पहला फेल हो जाए, दूसरा पास हो जाए। ये तो हमने ले लिया। अब मान लो आपसे पूछता कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के दोनों पास हो जाए, बता दूंगा 0.56। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के दोनों फेल हो जाए, बता दूंगा 0.06। क्या प्रोबेबिलिटी है कि कल्ला ए पास हो, 0.24। क्या प्रोबेबिलिटी है कि कल्ला बी पास हो, मतलब ओनली बी पास हो, 0.14। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ओनली एक पास हो, इन दोनों को ऐड कर दूंगा क्योंकि ये ओनली ए पास है, ये ओनली बी पास है ना। लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पूछा है, उस पर फोकस करते हैं। ये क्लियर है सर, है ना। अब थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों, ठीक है, ध्यान से इसको पढ़ो। सारा खेल इंग्लिश का है, सारा खेल इंग्लिश का है। ईमानदारी से बता रहा हूँ, पहली बार जब ये क्वेश्चन किया था ना मैंने इसका आंसर टिक किया था ईदर ए और बी फेल का 0.38। मैं गलत था। मैंने कई बंदों से कंसीडर भी किया, मैंने बात भी रखी अपनी, अड़ भी गया, जिद कर ली, पर मैं गलत था। क्योंकि जब अच्छे इंग्लिश वालों के पास जाते हैं ना तो वो हमें थोड़ा ज़्यादा क्लियर करते हैं। स्टेटमेंट एज इट इज छापी है मैंने ताकि कोई हेर फेर ना हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर ए और बी फेल इज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए या बी फेल होगा, ठीक है, तो बी फेल होगा, ठीक है, बी फेल होगा, तो ये वाला कंसीडर करना है। ए फेल होगा, ये वाला कंसीडर करना है। दोनों फेल होंगे, ये वाला भी कंसीडर करना है। आंसर इसका होगा 0.44। आप हैरान होगे, शायद मन में आ रहा होगा कि सर गलत है। नहीं, स्टेटमेंट ऐसी ही आती है, आंसर कंफर्म है 0.44। ईदर ए और बी फेल को लोग क्या सोचते हैं? लोग ये सोचते हैं इसका मतलब ये या तो ए फेल हो या बी फेल हो, ठीक है। इसमें ओनली अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं कि या तो ओनली ए फेल हो या तो ओनली बी फेल हो ना, या तो ओनली। उस कब आंसर 0.38 होता? कब आंसर 0.38 होता? सुनो, लिख लो इसको, राइट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर, किताबें देखोगे तो ये वर्डिंग मिलती है हमें कई बार, दैट ईदर ओनली ए फेल और ओनली बी फेल, तो आंसर 0.38 होता। जब ये लिखा होता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर ओनली ए फेल और ओनली बी फेल, तो 0.38 होगा। नंबर 2, कब होता 0.38? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर ओनली वन ऑफ देम इज फेल, ये लिखा होता, ओनली जोड़ दिया ना उसने, तो ओनली में या तो बी फेल है, इसमें सिर्फ बी फेल है, ओनली वन, इसमें सिर्फ ए फेल है, तब इन दोनों को ऐड करते 0.38 होता। और कब? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर ए और बी फेल बट नॉट बोथ, ये पक्का लिखा होता है किताबों में, राइट। कभी भी आप इस टाइप को स्टडी करोगे ना, डीप पे परसेंटेज की टाइप है, परसेंटेज की भी नहीं कह सकते, कैलकुलेट्स होते हैं बड़े बड़े ना, बैंकिंग के पेपर्स में आते हैं बड़े बड़े, मेन उनकी टाइप है, राइट। परसेंटेज से रिलेटेड है पर मेन टाइप उनकी है, राइट। तो उसमें स्पेशली लिखा होता है बट नोट बोथ। क्यों लिखता है? यही समझाने के लिए कि ईदर ए और बी फेल बट नोट बोथ, इसलिए लिखता है कि दोनों वाला नहीं लेना। लेकिन इस पे, राइट, अगर ये लिखा होता है ईदर ए और बी फेल बट नोट बोथ, तो बोथ वाला कंसीडर नहीं करना था। ये दोनों मेरे आंसर थे 3.8, राइट, 0.38। लेकिन इसमें उसने सिंपली लिखा क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए या बी फेल होगा। इसका मतलब क्या होता है कि मैं अगर एक क्लास में बच्चे हैं, राइट, मैं पूछूं क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए या बी फेल हो, तो ए फेल है तो कंसीडर होगा, बी फेल है, कल्ला बी फेल है तो भी कंसीडर होगा, दोनों फेल है, ए या बी तो भी फेल है, ए या बी तो भी फेल है, तो उनको कंसीडर करना है, ठीक है। अगर आपके मन में कॉन्ट्राडिक्शन आए ना, दिमाग ना माने, फिर भी रट्टा मार लो, किताबें यही बोलती हैं, किताबें यही बोलती हैं, ठीक है। कहीं भी जाके अच्छे बंदे से कंफर्म करो, वो आपको समझा देगा। इसका मतलब वर्डिंग सेम आएगी, ईदर ए और बी फेल को हम कई बार क्या प्रेडिक्ट कर लेते हैं, या तो सिर्फ ए या सिर्फ बी, सिर्फ नहीं है, ओनली की बात नहीं है। जब दोनों फेल है तो ए या बी तो भी फेल ही है, दोनों फेल में ए या बी पास थोड़ी हो सकता है। तो पेपर में आपने करना क्या इस क्वेश्चन में? इसका मतलब है ए या बी फेल हो, ए या बी फेल में ओनली ए फेल वाला भी कंसीडर होगा, ओनली बी वाला भी कंसीडर होगा, दोनों फेल वाला भी कंसीडर होगा। तो आपने पेपर में करना क्या है? दोनों के दोनों पास हो जाएं, उसके अलावा वही केसेस होंगे जिसमें ए या बी फेल होंगे, चाहे 1 में से माइनस कर देना, इसको 1 में से माइनस कर देना, या ये 3 केसेस ले लेना, आंसर सेम आएगा 0.44। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट
पार्ट है। आपको ध्यान होगा मेरे लास्ट लेक्चर में मैं क्यों रुक गया था, क्योंकि मुझे पता था ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना बिल्कुल डिफरेंट है और कंफ्यूजन क्रिएट होती है वर्डिंग्स को लेके, कंसेप्ट को लेके नहीं। कंसेप्ट तो मैंने बना दिया, सारा सॉर्ट आउट कर दिया भाई। 4 केस बनेंगे, या तो दोनों के दोनों पास, या दोनों के दोनों फेल, या पहला पास दूसरा फेल, या दूसरा फेल पहला पास, राइट, या दूसरा पास पहला फेल। 4 केस बनेंगे, चारों बना दिए। अब जो भी सिंपल चीजें पूछेगा तो कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसी वर्डिंग देगा तो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं खुद हो गया था, मैं खुद बता रहा हूं, पहली बार खुद हो गया था, लेकिन आपने नहीं होना है, आपने इस पॉइंट को नोट करना है। मैं इसीलिए आपको बताना चाहता था कि ये पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। इधर ए और बी फेल में या तो ओनली ए भी लेंगे, ओनली बी भी लेंगे, दोनों वाले भी लेंगे, कंसीडर करेंगे। तो आपने क्या करना है, दोनों के दोनों पास हो की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस कर देना। ठीक है बच्चों, ये था आपका प्रोबेबिलिटी का पार्ट। मैंने टोटल 4 लेक्चर लिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पे सारे टाइप्स जितना मैं बता सकता था। देखो चैप्टर तो कभी खत्म ही नहीं होते, राइट, चाहे आप 20 दिन ले लो, बट मैक्सिमम जितना बता सकता था जिससे आपके एप्टीट्यूड की बुक्स वर्कआउट हो जाएं, क्वाइंस, डाइस, कार्ड्स, कैलेंडर, मैंने जितना हो सके अपनी तरफ से अपने क्वेश्चंस को बताया है। स्टिल अगर डाउट्स होंगे तो जरूर डिस्कस करिएगा। एंड वन मोर थिंग, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि एटलीस्ट एटमोस्ट के क्वेश्चंस एक बार दोबारा बता देना, तो मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। आप अब बुक्स वगैरह वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, आप कोई भी बुक वर्कआउट कर सकते हो, आपको आती होगी। ठीक है बच्चों, एटलीस्ट एटमोस्ट में दिक्कत पता क्यों आ रही है? एटलीस्ट एटमोस्ट में इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि एटलीस्ट एटमोस्ट का मतलब क्लियर नहीं है। आपको एटलीस्ट एटमोस्ट का मतलब क्लियर करना है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, बस इससे कम नहीं होना चाहिए। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं एक बार दोबारा एग्जांपल देता हूं। देखो, आप मानोगे किसी भी बुक में इसी तरह की सीक्वेंस नहीं होती। मैंने 1 भी रख लिया, 2 भी रख लिया, 3 भी रख लिया, ताकि आपको क्लियर हो, क्लैरिटी हो। ध्यान देना। स्टार्ट करते हैं एटलीस्ट से। ठीक है, 4 रेड, 3 ग्रीन, 2 ब्लू बॉल्स हैं। टोटल कितनी है? 9। अगर आपको मेरा लास्ट लेक्चर याद होगा, 4 बॉल्स निकालिए। 4 बॉल्स निकालिए तो 9 में से कोई भी 4 आ सकती, 9 में से कोई भी 4 आ सकती। पहला क्वेश्चन ये है, what is the probability that at least one of them is of red color? ठीक है, at least one of them is of red color। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, अगर मैं कहूं 9C4 तो ये सारे के सारे केसेस हैं। और अगर मैं कहूं जब मैं 4 बॉल्स निकालूं रेड आए ही ना, रेड हो ही ना, ठीक है, रेड हो ही ना, तो रेड हो ही ना तो बची कितनी? इन 5 में से कोई 4 आ जाए, इन 5 में से 4 के ग्रुप आ जाए, रेड हो ही ना, रेड को काटा मार दिया। तो ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? ये उस चीज की प्रोबेबिलिटी कि रेड है ही नहीं, एक भी रेड नहीं है, ये वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी को टोटल प्रोबेबिलिटी 1 इज टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दूंगा तो वही केस बचेंगे जिनमें रेड होगी, वही केस बचेंगे जिनमें रेड होगी, क्योंकि ये उस चीज की प्रोबेबिलिटी की रेड है नहीं, राइट। ये शॉर्टकट मेथड भी है और अंडरस्टैंडिंग भी है ना, कंसेप्चुअल कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है। ये वो प्रोबेबिलिटी की रेड है ही नहीं, तो बचे वही केस होंगे जिनमें रेड होंगी। तो जिनमें रेड होंगी वो सारे केसेस होंगे, तो उसको एटलीस्ट 1 रेड ही तो बोलते हैं, क्योंकि जिनमें रेड होंगी उनमें या तो 1 रेड होगी, या 2 रेड होंगी, या 3 रेड होंगी, या 4 रेड होंगी, उसी को तो एटलीस्ट 1 बोलते हैं। तो जब मेरा दिमाग चल सकता है तो मैं पेपर में क्यों ना टाइम बचाऊं, और मैं क्यों उसको सॉल्व करने बैठ जाऊं 1 रेड, 2 रेड, 3 रेड, 4 रेड, बेवकूफ़ी होगी, टाइम वेस्ट होगा, प्लस गलती होने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जब वैल्यूज ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये था एटलीस्ट 1 रेड का केस। फिर मैंने नंबर 2 पे एटलीस्ट 3 का केस रखा। अब एटलीस्ट 3 में, एटलीस्ट 3 का मतलब है कम से कम 3 रेड होने चाहिए। अब बड़ी सिंपल सी बात है, कम से कम 3 रेड होनी चाहिए, तो 2 केसेस बनेंगे, या तो 3 रेड होंगी या 4 रेड होंगी, क्योंकि निकाली 4 है ना। ये कभी मत भूलना निकाली कितनी है, ये तो हमेशा दिमाग में रखना। जब 3 रेड होंगी तो साथ में कोई एक दूसरी भी तो होगी। अब दूसरी कोई भी हो सकती है, मैंने उसको नॉन रेड लिख दिया। जब 4 रेड होंगी तो 4 होगी, चारों रेड होंगी क्योंकि निकाली 4 है। अब सॉल्व कैसे करना है? 9C4 जब 3 रेड होंगी तो कितने में से होंगी? 4C3 साथ में, क्योंकि ग्रुप 4 का है। एक नॉन रेड कोई भी हो सकती है इनमें से, 5C1, 5C1, या जब 4 रेड होंगी तो कितने में से होंगी? 4 में से। इसको सॉल्व करना है आपको। एटलीस्ट का केस तो होता है इजी, तो मैंने एटलीस्ट 1 भी रख दिया, एटलीस्ट 3 भी रख दिया, और मैंने ग्रुप सिलेक्शन भी 4 बॉल्स की करवाई है। मोस्टली बुक्स में 2 या 3 की होती है, मैंने 4 की करवाई है, सो दैट ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो।
और मैंने एटलीस्ट 2 भी रख दिया। एटलीस्ट 2 को आप किसी भी एंगल से कर सकते हो। एटलीस्ट 2 में आप 2 तरीके से चल सकते हो, मैं दोनों तरीके लिख रहा हूं। देखो एटलीस्ट 2 में आप ये कह सकते हो या तो 2 रेड होंगी या 3 रेड होंगी या 4 रेड होंगी, क्योंकि निकाली 4 है ना। जब 2 रेड होंगी तो 2 दूसरी होंगी इनमें से, उसको बोलेंगे नॉन रेड। जब 3 रेड होंगी तो 1 नॉन रेड होगी। या तो इसको सॉल्व कर लो, या अगर आप वो वाला तरीका यूज करना चाहते हो जो मैंने इसमें किया, तो 1 में से अगर माइनस करना चाहते हो तो 2 केसेस माइनस करोगे। कौन कौन से? एक तो 0 रेड वाला, ठीक है, सॉरी एटलीस्ट 2 बोला ना, एटलीस्ट 2 बोला ना, एटलीस्ट 2 रेड हो, तो एटलीस्ट 2 रेड हो तो उसमें 2 रेड भी होंगी, 3 रेड भी होंगी, 4 रेड भी होंगी। तो कौन कौन से केसेस नहीं होंगे? एक तो 1 रेड वाला केस नहीं होगा, तो उसमें आप मेंशन करोगे 1 रेड एंड 3 नॉन रेड, ये वाला केस नहीं होगा। या जब चारों की चारों नॉन रेड हो, जब चारों की चारों नॉन रेड हो, राइट, जो रेड ना हो, राइट, तो भी तो मैं बोल सकता हूं कि एटलीस्ट उसको मैं 1 में से माइनस कर दूं तो वही केसेस बचेंगे जिसमें एटलीस्ट 2 आर रेड होंगी। समझ रहे हो? पर इस केस को ना, इसको मैं आपको सिंपल बताऊं, ऐसे कर लेना। अगर आपको शॉर्टकट ही यूज करना है ना तो सिर्फ इसी केस में करना जब एटलीस्ट 1 हो, क्योंकि वो बोनस होता है पेपर में, वो बोनस होता है पेपर में। एटलीस्ट 3 हो तो या तो 3 रेड होंगी या 4 रेड होंगी। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, समझ लो परसेंटेज का चैप्टर है, ठीक है। अगर किसी नंबर का 2% पूछता है तो मैं 2% ही निकालता हूं ना। अगर किसी नंबर का 99% या 98% पूछता है तो मैं क्या करता हूं, पूरे नंबर में से 1% कम कर देता हूं अगर 99 पूछा है। तो ये एक तरह से 99% है, और ये एक तरह से 3% या 2% या 4%, और ये एक तरह से बीच का नंबर है 40% या 50%। तो चाहे 40% निकाल लो, चाहे पूरे में से 60% माइनस कर दो। ये वो बात थी एक तरह से, समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए मैंने सारे ही लिख दिए। और अगर बस मेन चीज ये ध्यान में रखना, एटलीस्ट 1 आ जाए, एटलीस्ट 1 आ जाए तो ये ध्यान में रखना है कि बस मिनिमम 1 होनी चाहिए, 1 से कम नहीं होनी चाहिए। तो 1 से कम वाले केस लेके 1 में से माइनस कर दो। लेकिन जब एटलीस्ट 3 आ जाए तो 3 भी हो सकती हैं या 4 भी हो सकती हैं, ऐसे सोचो। एटलीस्ट 2 आ जाए तो ऐसे सोचो, 2 भी हो सकती हैं या 3 भी हो सकती हैं या 4 भी हो सकती हैं, ऐसे सोचो। बट कंप्लीटली सोचना, और ये कभी मत भूलना ग्रुप्स कितने के हैं। और उसको करने के लिए आपको मेरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 2-3 लेक्चर्स जो हुए थे वो कवर अप करने पड़ेंगे, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी के 3 लेक्चर्स कवर अप करने पड़ेंगे, तब जाके ये चीजें समझ में आती हैं। क्योंकि चैप्टर प्रोबेबिलिटी तो इतना आसान है नहीं है अगर कॉम्बिनेशन को यूज किया जाए, ठीक है। बट हमने अच्छे से सीखा है, हमने अच्छे से वर्कआउट किया है, तो ये भी वर्कआउट होंगे। अब आते हैं हम एटमोस्ट पे। एटमोस्ट का तो कईयों को मतलब ही नहीं क्लियर होता, पर मैंने यहाँ पे लाने से पहले ना क्वाइंस वाइंस में एटमोस्ट को क्लियर कर दिया था। क्वाइंस के केसेस में ना एटमोस्ट को मैंने क्लियर कर दिया था। तो अब हम बात करेंगे एटमोस्ट के केसेस की। तो अ बैग कंटेन्स 3 रेड 4 ग्रीन एंड 2 ब्लू बॉल्स, 4 बॉल्स निकालिए। पहला क्वेश्चन मैंने बड़ा सही रखा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटमोस्ट 3 आर ऑफ ग्रीन कलर? तो देखो 4 निकाली हैं तो 9 में से कोई भी 4 आ सकती है। पर मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं एटमोस्ट 3 ग्रीन कलर क्यों? एटमोस्ट 3 क्या हो? ग्रीन कलर क्यों? इसको हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। एटमोस्ट 3 ग्रीन कलर की मतलब है ज्यादा से ज्यादा 3 ग्रीन हो। ज्यादा से ज्यादा 3 ग्रीन में 3 ग्रीन भी लिया जाएगा, 2 ग्रीन भी लिया जाएगा, 1 ग्रीन भी लिया जाएगा, 0 ग्रीन भी लिया जाएगा। मैंने बोला था ना 0 भी लिया जाएगा। एटमोस्ट 3 ग्रीन का मतलब होता है 3 से ज्यादा ग्रीन नहीं होनी चाहिए, 3 से ज्यादा ग्रीन नहीं होनी चाहिए। तो 3 से ज्यादा ग्रीन होंगी तो कौन सा केस होगा? जब चारों की चारों ग्रीन होंगी। जब चारों की चारों ग्रीन होंगी तो 4 में से कोई 4 होंगी। ये कौन सा केस है? जब 3 से ज्यादा ग्रीन है। एटमोस्ट 3 आर ग्रीन का मतलब होता है 3 से ज्यादा ग्रीन ना हो। माइनस कर दो, चारों की चारों ग्रीन माइनस कर दो तो बचेंगे वही केसेस जिसमें 1 ग्रीन होगी या 2 ग्रीन होंगी या 3 ग्रीन होंगी या 0 ग्रीन होंगी। उसी को तो बोलते हैं एटमोस्ट 3 आर ग्रीन। तो एटमोस्ट 3 यहां पे बोनस होगा, तो इसलिए 1 में से माइनस किया। क्लियर है? एटमोस्ट 3 ग्रीन का मतलब है 3 से ज्यादा ग्रीन नहीं होनी चाहिए। तो 3 से ज्यादा ग्रीन ले लो ना, 3 से ज्यादा ग्रीन ले लो, बचे हुए वही केस होंगे जिसमें 3 से ज्यादा ग्रीन नहीं होंगी। क्लियर? लेकिन अगर आपसे पूछे एटमोस्ट 1 इज ग्रीन, तो आप नॉर्मली करो ना, ज्यादा से ज्यादा 1 ग्रीन हो। ज्यादा से ज्यादा 1 ग्रीन में 1 ग्रीन भी आएगी,
जीरो ग्रीन भी आएगी, मैंने बोला था ना जीरो भी आएगा, बस एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो या तो एक ग्रीन ले लो या जीरो ग्रीन ले लो। लेकिन जब एक ग्रीन होगी तो साथ में एंड 3 नॉन ग्रीन होंगी, 3 नॉन ग्रीन होंगी। क्यों? राइट, क्योंकि ग्रुप जो है वो 4 का है, सिलेक्शन 4 का है। और जब जीरो ग्रीन होगी तो 4 नॉन ग्रीन होंगी। तो इसको सॉल्व कर लो, 9C4, एक ग्रीन कितने में से? 4 में से, साथ में 3 नॉन ग्रीन कितने में से? इनमें से कोई भी हो, ये एक ग्रुप बनेगा। या जब चारों की चारों नॉन ग्रीन होंगी, चारों की चारों नॉन ग्रीन कितने में से होंगी? 5 में से। इसको सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था, ये था एटमोस्ट का केस। ठीक है, वर्कआउट करो। एटमोस्ट का मतलब समझो यार, एटमोस्ट का मतलब समझो। एटमोस्ट 3 ग्रीन मतलब 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 3 से ज्यादा लेके 1 में से माइनस कर दिया क्योंकि मुझे छोटा रास्ता दिखा। एटमोस्ट 1 ग्रीन तो मुझे सीधा क्लियर हो, या तो एक ग्रीन ले लूं या जीरो ग्रीन ले लूं, बस 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 2 भी लेना पड़ेगा, 3 भी लेना पड़ेगा, 4 क्यों लेना ना? एटमोस्ट 1 ग्रीन मतलब एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो एक ग्रीन ले लो या जीरो ग्रीन भी ले लो, क्योंकि एटमोस्ट 1 ग्रीन का मतलब होता है 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो जीरो कंसीडर होता है। ये मैंने आपको समझाया था पहले भी। ठीक है बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी था। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी था, मैंने अपना एफर्ट किया है जितना हो सके बच्चों। मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, जो भी प्रोबेबिलिटी मैंने पढ़ाई है, प्रोबेबिलिटी का, परमुटेशन का कभी कोई अंत नहीं है, कभी कोई एंड नहीं है। लेकिन स्टेट एग्जाम्स को देखते हुए, स्पेशली हम पंजाब के लिए जो बुक्स वर्कआउट करते हैं उनको देखते हुए एक बार उनमें जाना। ठीक है, परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, उनमें जाना, या जो भी एप्टीट्यूड की बुक्स मिलती है। कैट की बुक मत उठाना, राइट, इतना हाई लेवल नहीं, बट जो भी एप्टीट्यूड की बेसिक बुक्स मिलती है। प्रीवियस ईयर्स, पीसीएस 2015 में प्रोबेबिलिटी के और परमुटेशन के 2 क्वेश्चन थे, है ना, 2018 में 1 क्वेश्चन था, राइट। प्रीवियस ईयर्स को देखते हुए मैंने अपना मैक्सिमम दिया, और हमें इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर कुछ नया भी आएगा तो हम कवर अप कर लेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी टाइप स्टडी की हैं। तो ये मेरा परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी था। हाँ, बीच में डिले हो गया, मैं थोड़ा बीमार हो गया था, डेंगू फीवर हो गया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा गैप लिया, तो उसके लिए वेरी सॉरी। क्योंकि मैं समझता हूँ क्वांट में टच नहीं छूटना चाहिए, एक चैप्टर अगर स्टार्ट हुआ है तो खत्म हो जाना चाहिए, बट वो 15-20 दिन में रेस्ट पे रहा, तो दैट इज़ वाई कि ये थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए वेरी सॉरी। बट आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, आप इसको वर्कआउट किसी भी बुक से कर सकते हो, राइट। पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं क्वेश्चंस को, क्लासेस के क्वेश्चंस को ही वर्कआउट करो। उसके अलावा कोई भी बुक वर्कआउट करोगे तो आपको 99% क्वेश्चंस आते होंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी तो जरूर बताना, बट आपके क्वेश्चन सॉर्ट आउट जरूर होंगे और आप में कॉन्फिडेंस भी होगा। हाँ, एक चीज और कर सकते हो, कई बार ये चैप्टर्स ना जल्दी पकड़ में नहीं आते, तो रिकॉर्डेड सेशन एक बार और देख सकते हो, ताकि क्लैरिटी और बढ़े। छोटी से छोटी चीजें पूछो, देखो, समझो, राइट, आपके लिए बेटर रहेगा। तो थैंक यू सो मच, आपका ये चैप्टर खत्म है, राइट। थैंक यू।